हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस टॉपिक पे मैं आज जो है डिस्कस करूँगा। इससे पहले के जो टॉपिक थे वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स थे, शेयर्स का डेफिनीशन भी था, शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स कौन इशू करता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। बेसिकली शेयर्स की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर्स पे आएंगे। बट उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें। कल से मैं बीकॉम का जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका होल्डिंग कंपनी दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी में क्या क्या एंट्रीज़ आप पास करेंगे, होल्डिंग कंपनी होती क्या है, सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, और इसको किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसके बारे में कल मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि कैसे रूल करती है जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो रूल कैसे करती है, यानी कि उसको हम ऑपरेट, क्वेश्चन का सेंस ये है कि हम प्राइवेट कंपनी को ऑपरेट कैसे करते हैं और उसमें रोल क्या होता है डायरेक्टर्स का। ये 2 पॉइंट पे मैं कल वीडियो बनाऊंगा, 2 टॉपिक पे मैं कल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। शेयर्स के बारे में आपने देखा इससे पहले के वीडियो में। और सबसे सिंपल चीज़ समझ लीजिए, कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, धन, फंड भी बोल सकते हैं उसको। और डिफरेंट के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि स्मॉल, लार्ज, मीडियम। स्मॉल लेवल पे आप सोल प्रोप्राइटर को ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर एक ही व्यक्ति होता है, तो उसके पास लिमिटेड कैपिटल होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर से बिज़नेस आप फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप फैक्ट्री नहीं सेटअप कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। इवन पार्टनरशिप से भी आप स्मॉल लेवल पे जो भी है प्रोडक्शन सेट कर सकते हैं, जैसे बेकरी का बिज़नेस हो गया, पिकल्स का बिज़नेस हो गया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना, प्लास्टिक यूटेंसिल जो मटेरियल हो गए वो हो गए। बट अगर आपको 4 व्हीलर बनाना है, आपको एरोप्लेन बनाना है, आपको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सेटअप करना है, आपको नेटवर्क, मोबाइल इंडस्ट्री जो है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप करना है, आपको स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, आपको जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करना है, तो ये जो है, ये जो बिज़नेस हैं ये स्मॉल लेवल पे नहीं हो सकते हैं, ये बड़े लेवल पे होंगे, लार्ज स्केल लेवल पे। और लार्ज स्केल लेवल पे जब भी आप कोई बिज़नेस सेटअप करेंगे तो आपको लार्ज फंड की भी ज़रूरत होगी। और ये लार्ज जो फंड है, फंड मीन्स यहाँ पैसे से मतलब है। पैसा कौन सा? ऐसा पैसा जिसको आप अगले आने वाले 20 साल 30 साल तक इसका भुगतान जो है आप इसके होल्डरों को न करें, यानी कि ये विद इन द ईयर आप इसका भुगतान पैसे का न करें, आपके पास वो रहे और आप उस पैसे का इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट कमाएं। और जो होल्डर्स हैं उनको आप एक फ़िक्स रेट से, या तो फ़िक्स रेट से दें या फिर पूरे प्रॉफिट का हिस्सा दे दें, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलता है। तो ये यहाँ पे आ जाता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो लॉन्ग टर्म फंड रेज करने में जो हेल्प करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को जो कहते हैं उसको, वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है डेप्ट और दूसरा होता है इक्विटी। यहाँ डेप्ट, अभी आपके इस टॉपिक में डेप्ट नहीं है। डेप्ट का मतलब वहाँ पे डिबेंचर से भी हो सकता है, तो डिबेंचर आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हम आप बात करते हैं इक्विटी की, और इक्विटी में यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस आ जाता है, यानी कि कंपनियाँ जो हैं वो इक्विटी शेयर इशू करके भी फंड रेज करती हैं, और कंपनियां जो हैं प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करके फंड रेज करती हैं। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता कौन है और प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। आपकी जो बुक में दिया गया है, जो डीके गोयल की बुक है, मेरे पास ये डीके गोयल की बुक है ये सीबीएसई की, बट आईएससी और सीबीएसई दोनों के जो कंटेंट, जो सिलेबस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, खासकर आपके यहाँ पे 11th-12th कॉमर्स की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, बुक की पहले बात कर लेते हैं क्या लिखा है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। 2 तरीके के प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को अधिकार होते हैं। फर्स्ट, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है यहाँ पे? डिविडेंड लाइक अ इंटरेस्ट होता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको क्या देता है, आपके उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है,
क्यों देता है? क्योंकि आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो उस पैसे को जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक आपको उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। ये एनुअल हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। उसी तरीके से जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं, कंपनी की जो शेयर्स है उस शेयर्स में आप पैसा लगाते हैं, तो कंपनी उस शेयर्स पे शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती है। तो यही डिफरेंस है केवल इसमें डिविडेंड बोला जाता है और डेप्ट के केस में इंटरेस्ट बोला जाता है, या फिर आप कहीं पे जमा करते हैं पैसा तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट शेयर होल्डरों को डिविडेंड मिलता है। अब ये डिविडेंड फिक्स रेट से भी मिलता है और बिना रेट का भी होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डरों को जो भी पैसा बच जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को देने के बाद और डिबेंचर होल्डरों को देने के बाद या फिर थर्ड पार्टी को देने के बाद, वो पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डरों को। या फिर नहीं भी मिलता है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी उसको रिटेन कर देती है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को कुछ नहीं मिलता है, या फिर बहुत कम मिलता है और पूरा पैसा रिटेन हो जाता है, यानी कि बिजनेस में ही लगा दिया जाता है, बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। मैंने अभी बताया कि इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड लास्ट में मिलता है, क्योंकि वो एक्चुअल ऑनर होते हैं, उनको हम रियल ऑनर भी बोलते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स होता है उनका, प्रेफरेंशियल उनको राइट्स होता है। किस तरह का राइट्स होता है उनको? जो भी डिविडेंड आप इक्विटी शेयर होल्डरों को देंगे, यानी कि रियल ऑनरों को देंगे, उससे पहले आप इनको देंगे, फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे। उसी तरह दूसरा इसमें क्या कह रहा है? व्हेन द कंपनी इज़ वाउंड अप दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। अब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? आप थर्ड पार्टी को करेंगे। थर्ड पार्टी में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, गवर्नमेंट को पेड करने में आप प्रायोरिटी रखेंगे। ये इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी बात की गई है। जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को फुल पेमेंट करेंगे, उसमें कोई कंसेशन नहीं होता है। उसके बाद डिबेंचर होल्डरों को करेंगे या फिर क्रेडिटर्स को करेंगे। उसके बाद किसको करेंगे? सेकंड प्रायोरिटी में किसको रखेंगे? प्रेफरेंशियल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको रखेंगे, जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स हैं ओवर इक्विटी शेयर्स। और सबसे लास्ट में किसको करेंगे? रियल ऑनर जो होते हैं, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको करेंगे। तो यही बात यहाँ पे रखी है कि व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव अ राइट टू गेट to the return of capital before that of equity shares, or they have a right to get their whole amount, principal amount which they have invested there in the company's preference shares before equity shareholders। तो इक्विटी शेयर होल्डरों को आप लास्ट में पेड करेंगे और सबसे पहले इनको अधिकार दिया गया है कि इनको पहले इनका पैसा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कम से कम 6-7 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करूँगा। तो पहला जो है प्रेफरेंस शेयर, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उन शेयर होल्डरों को बोला जाता है, जैसे कई टाइप होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, उसमें जो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचित कर देना, क्यूमुलेट कर देना। क्या क्यूमुलेट कर देंगे भाई? अगर मान लीजिए 2000 अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2022-23। कंपनी को 2022-23 में अगर लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो भाई आप वो तो फिक्स रेट से आपको डिविडेंड देना है। तो केवल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, चूँकि ये भी ऑनर ही हैं, कंपनी को लॉस होगा तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अगर इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो जाता है तो इस साल के जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज 8% है, तो वो 8% का उनका डिविडेंड एक्युमुलेट कर दिया जाएगा, क्यूमुलेट कर दिया जाएगा, यानी कि संचित कर दिया जाएगा, अगली साल दिया जाएगा। सपोज अगली साल भी प्रॉफिट नहीं होता है तो 8 कितना हो जाएगा? 16%। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 16% अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है कंपनी को, सपोज 22-23 में प्रॉफिट नहीं हुआ, 23-24 में भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 24-25 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तीसरे साल में, तो कंपनी सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास्ट के जो इनके डिविडेंड नहीं पेड हैं उसको पेड करेगी कंपनी, फिर उस करेंट ईयर के डिविडेंड को पेड करेगी,
उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डरों को करेगी। तो ये राइट्स जो होता है ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को होता है। इसके बारे में लिखा क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर इंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। दे हैव अ राइट देयर टू गेट dividend over equity shareholders, and before going to pay to the equity shareholders they will get their arrears। कंपनी पिछले साल में नहीं दे पाई क्योंकि लॉस था, तो कंपनी पहले उनको देगी, पिछला साल का देगी, फिर इस साल का देगी, उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डरों को पेड करेगी। अब उसको बैलेंस शीट में कंपनी दिखाएगी कैसे। मान लीजिए 22-23 में तो लॉस था, डिविडेंड दिए नहीं, 23-24 में भी लॉस है, उस साल भी डिविडेंड नहीं दिए, 24-25 में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ईयर बाय ईयर। इसके लिए एक होता है आपका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जिसको बोलते हैं, फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ है ना, बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे नहीं, तो फुट नोट में दिखाएंगे। डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि हर प्रकार की लाइबिलिटीज़ को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा फुट नोट में। फुट नोट का मतलब बिलो द बैलेंस शीट, उसको एक नोट बना करके दिखाना पड़ेगा कि इतना एरियर है जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को देना है इन केस ऑफ प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर। तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा फुट नोट के रूप में। बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, जस्ट अपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब अपोजिट क्या है भाई, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का जो एरियर था वो एक्यूमुलेट कर दिया जा रहा है, और जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हो रही है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद, तो कंपनी पहले पूरे एरियर को पे करेगी 3-4 साल 4 साल का, और उसके बाद उस साल का भी डिविडेंड पेड करेगी, तब जा कर के प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डरों को उनका हिस्सा मिलेगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है भाई, नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसी कोई भी प्रॉमिस कंपनी नहीं करती है, गारंटी नहीं देती है। If you are not a part of cumulative preference shares, you don't have a right to get dividend or arrears which the company has not paid in case of loss in last 2 years, 3 years or in previous years। तो अगर पिछले कई सालों में कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि लॉस था, तो कंपनी मजबूर नहीं है कि जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल आपको पहले एरियर पेड करेगी और उसके बाद आपको उस साल का डिविडेंड देगी। नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपका ये जो शेयर है वो नॉन क्यूमुलेटिव है, इसमें कोई भी एरियर क्यूमुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये रहा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पढ़ भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन लाइक लॉस, सच शेयर होल्डर्स गेट नथिंग, दे विल गेट नथिंग, nor can they claim unpaid dividend of any year in any subsequent year. They cannot claim also, they will get nothing and they cannot claim anything for the arrears also. तो ये तो था नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के बारे में। बढ़ते हैं अगले, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्या है पार्टिसिपेटिंग? अब नाम से ही इस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टिसिपेट करेगा। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा भाई? तो इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। आपको अपना तो डिविडेंड मिल गया, इक्विटी शेयर होल्डरों को भी अपना डिविडेंड मिल गया, अब जो प्रॉफिट बच गया वो सरप्लस कहलाएगा। उस सरप्लस को या तो कंपनी रिटेन कर देगी और नहीं तो अब उसमें भी जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका पार्टिसिपेशन होगा। इट मीन्स दे विल ऑल्सो हैव अ राइट टू गेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, और वो उसमें भी लेंगे। इफ़ एनी डिविडेंड इज़ अ स्टिपुलेटेड rate has been paid to equity shareholders. Similarly, in the event of winding up, if after paying back both the preference and equity shareholders there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive a predetermined proportion of surplus. If your company is going to wound up, so preference shareholders have a right there to get that share of the surplus profit और इन द सरप्लस प्रॉफिट। वो इक्विटी शेयर होल्डरों को ही केवल नहीं जाएगा, पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी मिलेगा। तो ये तो था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग जस्ट अपोजिट, कोई पार्टिसिपेशन आपका नहीं है। यू विल गेट अ डिविडेंड ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड यू डोंट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। तो ये जो हो गया। और वाइंडिंग अप के भी केस में ऐसा कोई आपको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी लास्ट में पैसा बच जाता है सबको पेड करने के बाद,
भाई सबको पेड करने के बाद लास्ट में तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा ना, बट अगर पार्टिसिपेटिंग है तो उसको वो भी पार्टिसिपेट करेगा उस बचे हुए पैसे में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता है। इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल होता है और जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक इक्विटी शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते। बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में, आप नहीं बनना चाहते हैं आप बेच दीजिए, आप रिडीम नहीं कर सकते। आप उस इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पेड नहीं करेंगे, कंपनी पेड नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, वो व्यक्ति अगर अपना पैसा चाहता है तो अपना बेच सकता है शेयर, किसी और को बेचेगा, कोई और खरीदेगा, उतना पैसा कोई और लगाएगा। बट ये नॉन रिडीमेबल होता है, ई रिडीमेबल होता है, ये कोई रिडीमेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया? ऐसा शेयर्स जिसको कंपनी जो है अपने जीवन काल में रिडीम कर देगी। रिडीम का मतलब उसका भुगतान कर देगी, उसके होल्डरों को उनका पैसा जो है 20 साल के लिए अगर आप लिए हैं, 30 साल के लिए, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन इम्पोज किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच इज इरिडीमेबल और इज redeemable after the expiry of 20 years from the date of its issue. Means the company cannot issue any preference share which will be redeemed after 20 years or which will not redeem there. So irredeemable type of preference share company cannot issue. It is restricted there by the new Company Act 2013 section 55. और ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे जो 20 साल के बाद आप रिडीम करेंगे। हाँ, कुछ कंडीशन इसमें भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा ईयर बढ़ा हुआ है, 10 ईयर 5 ईयर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिया गया है, 30 ईयर्स के करीब किया गया है। आते हैं आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये कन्वर्टिबल नाम से ही पता है, कन्वर्ट कर देंगे। क्या इनको अधिकार है भाई? तो इनका शेयर जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स होल्डर इनको बना दिया जाएगा। If they wish to convert their shares from preference shares to the equity shares, easily they may convert it. Company may give this particular that opportunity you may say there, or option you may say there, to the preference shareholders. So they may easily convert their shares into equity shares, and they may also become as a real owner of the company and may enjoy extraordinary profit or maximum profit there. Non-convertible preference share, they don't have this right to convert their shares into equity shares. तो ये जो है ये कुछ अधिकार इनको दिए गए हैं कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में। हम अगले वीडियो में बात करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में, क्योंकि जो भी हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हैं कंपनी के, और जो भी नुकसान होता है, जो भी फ़ायदा होता है, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को ही सहना पड़ता है। लॉस होता है तो सहेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो इंजॉय करेंगे। तो इसलिए उनको रियल ऑनर भी बोलते हैं या फिर एक्चुअल ऑनर भी बोलते हैं। आई होप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप और प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।